बिलासपुर के सपूत भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्री परम श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से कि महोदय आए और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। सम्माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता पूर्व में मुख्यमंत्री रहे सम्माननीय जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और मेरे वरिष्ठ साथी और मथुरा से विधायक पूर्व मंत्री सम्माननीय श्रीकांत शर्मा जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी और मेरे वरिष्ठ साथी संजय टंडन जी, राज्यसभा में मेरे साथी सम्माननीय सिकंदर जी, हमारे विधायक नैना देवी श्री रणधीर शर्मा जी, हमारे झंडूता के विधायक श्री जीतराम कटवाल जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग जी, पूर्व सांसद और मेरे साथी और कोर कमेटी के सदस्य श्री सुरेश चंदेल जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे, कृष्णलाल चंदेल जी, हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश जिला के अध्यक्ष, स्वतंत्र सांख्यान जी, पूर्व अध्यक्ष, हमारे यहाँ के विधायक और आज के कार्यक्रम के सूत्रधार श्री त्रिलोक जमवाल जी, और पद्म श्री से सम्मानित मेरे वरिष्ठ साथी हरिमन शर्मा जी, सम्मानित मंच और यहाँ बैठे हुए सभी देवियों और सज्जनों, मेरे प्रिय कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के साथी, मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले तो माँ नैना देवी के चरणों में प्रणाम करके और बाबा नरसिंह भजिया को याद करके उनको प्रणाम करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि आज जब आप दिल्ली की जीत पर मेरे यहाँ के कार्यक्रम में आने पर आपने गर्मजोशी से स्वागत किया है, लेकिन सबसे पहले मैं भारत सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हिमाचल जैसे छोटे राज्य और उसमें भी एक बिलासपुर जैसे छोटे जिला से उन्होंने हमारे हरिमन भाई को पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। ये छोटी बात नहीं है। कभी आपने आज से पहले 2014 के पहले कभी सुना कि किसी गांव के आदमी को पद्मश्री मिला हो? कभी आपने सुना कि किसी को कोई अजूबिया काम करने के लिए पद्मश्री मिला हो? सही मायने में लोकतंत्र तो प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में ही स्थापित हुआ है, जहां 140 करोड़ की जनता अपने कर्तृत्व को खुद अपने पद्मश्री या पद्म विभूषण के लिए विभूषित होने के लिए उसको खुद रख सकती है। ये ताकत किसी ने दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो कहां किसको पता चलता कि बिलासपुर की धरती पर सेब भी उग सकता है या उगता है? कहां किसी को पता लगता? लेकिन यह नीतिगत फैसला है। पहले हम चुनते थे, आज जनता चुनती है और जनता खुद
कह सकती है कि इन्हें मिलना चाहिए और उसे मिलता है पद्मश्री। ये आज हमको देखने को मिला। मेरा और हरिमन जी का संबंध बड़ा पुराना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद इनके घर की चाय किसी नेता ने सबसे ज्यादा पी होगी तो वो मैं ही हूं आज दिन तक। और हरिमन जी, मेरा रिकॉर्ड शायद किसी ने नहीं तोड़ा होगा। बता रहे हैं कि 17 बार तो इनके यहाँ भोजन किया है। अब ऐसे शख्सियत को जब राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने और भारत के मंत्रिमंडल के सामने उसे सम्मानित किया जाता हो, यह भारत की धरती के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी का लगाव है और इनकी तपस्या है जिसने इस बात को किया। मैं इनसे लड़ा करता था, सेब कैसे हो गए? बोले चलो मेरे खेतों में देखो। और इन्होंने मुझे दिखाया। मैंने कहा तो फिर मेरे खेत में भी लग सकता है क्या? और मैं भी गौरव के साथ कह सकता हूं कि अब हमारे भी खेतों में सेब लगे हैं उन्हीं के द्वारा। ये हमारी श्रीमती जी बता रही है। लेकिन आप समझिए कि आज बदलता भारत कैसा है। कभी किसी कस्बे में, किसी जगह पर कभी इस तरीके की चर्चा हो सकती थी क्या? जानकार लोगों को, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, जो बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, जो बड़े बड़े लोगों की चिंता करते हैं, उन्हीं को पद्मश्री, पद्म विभूषण मिलता था। लेकिन आज, और मैं इस पर इसलिए बोल रहा हूं कि आप सब लोग और मीडिया के लोगों से मैं विशेष करके कहूंगा कि आप जब इस बार का राष्ट्रपति के अशोका हॉल में जब पद्मश्री की का राष्ट्रपति द्वारा दिया जा रहा हो तो आपने देखना कि किस तरीके से पद्मश्री मिलने वाले लोग वो हैं, वो राष्ट्रपति में भवन में पहुंचते हैं और अशोका हॉल में पहुंचते हैं जिनके पांव में चप्पल तक नहीं होती, लेकिन वो गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। वो भारत के हमारे आदिवासी भाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं। कला की दृष्टि से उनका योगदान होता है। साधारण कारीगर किस तरीके से उसने देश के अपनी जो विरासत में हम सबको जो कला मिली है उसको उन्होंने स्थापित किया है। उन लोगों को आज पद्मश्री और पद्म विभूषण से विभूषित किया जाता है। यह बदलता भारत है और इसको हमको समझना चाहिए। मुझे गौरव मिला, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी ने इनको भोजन पर बुलाया। हमारे टेबल पर बैठे हुए व्यक्ति एक उड़ीसा का लोक गायक, उसके साथ भोजन करने का सौभाग्य तो मिला ही, लेकिन साथ में मुझे इस बात का गौरव हुआ कि आज राष्ट्रपति भवन में इंडिया नहीं बसता, भारत बसता है और भारत के लोगों को लाएगा। ये बदलता भारत और इसको हमको समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं पुनः हरिमन जी को बधाई देता हूं। हमारे पुराने मित्र हैं। मैं जब बिलासपुर आ रहा था तो मैंने कहा कि मैं इनके घर जाकर इनको सम्मानित करूं। फिर मैंने कहा अगर मैं इनके घर सम्मानित करूंगा तो किसे पता लगेगा, इसलिए इनका सम्मान सार्वजनिक रूप से होना चाहिए और सभी लोगों को, हर बिलासपुरी को फख्र होना चाहिए। इसलिए मैं इस कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिमन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज मुझे कार्यालय का भी उद्घाटन करने का, शिलान्यास और भूमि पूजन करने का सौभाग्य मिला। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि असल में क्या होता है कि कोई चीज मिल जाती है ना तो उसकी कीमत का अंदाजा नहीं होता, लेकिन अगर उसकी कीमत लगानी हो तो उस दिन याद करो जिस दिन यह मिलने वाली चीज का आप सपना देखने की भी हिम्मत नहीं रखते थे। और इसलिए आपको मैं सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी
1994 में वो हिमाचल के प्रभारी बने और 1994 में मैं बीजेपी ग्रुप का नेता था विधानसभा में, मैं विधायक था। वो पहली बार शिमला आए तो उन्होंने कहा चलो कार्यालय चलते हैं। तो मैंने कहा कार्यालय तो मेरा घर ही है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पार्टी का कोई कार्यालय नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं जी, ऐसा है कि विपक्ष के नेता होने के नाते मैंने एक एक्स्ट्रा फ्लैट लिया है जो हमें मिला है। उस एक्स्ट्रा फ्लैट को हमने कार्यालय में परिवर्तित कर दिया है और दूसरे फ्लैट में मैं रहता हूं। तो वो आए, उन्होंने देखा, देखने के बाद वो कई बार रहे भी वहां, हमारे आते जाते रहे। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि नड्डा ये तस्वीर बदलो, मेरे प्रभारी रहते हुए अपना प्रदेश का कार्यालय होना चाहिए। और मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने उस समय गुजरात में फोन करके हमें 3 जीपें दिलाई, 4-5 कंप्यूटर भेजे और कहा कि जमीन जल्दी से ढूंढो और कार्यालय बनाओ। बीजेपी बैसाखियों पर नहीं चलती है, अपने पांव पर खड़ी होती है। ये बात नहीं, ये क्या है सरकारी मकान में? आज तुम विधायक हो, तुम्हारे फ्लैट में, कल को कोई और विधायक होगा उसके फ्लैट में। ऐसे पार्टियां नहीं चलती। और आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने, सुरेश चंदेल जी उस समय अध्यक्ष होते थे, साल ये बताएंगे, लेकिन शायद 98 था, 94 में वो प्रभारी बने थे, 95 में हम लोगों ने जमीन खरीदी और 98 में हिमाचल के कार्यालय का श्री गणेश हो गया। अपने कार्यालय में हम चले गए। ये हमको देखिए, पार्टी के प्रति उनका लगाव और पार्टी के प्रति उनका प्यार इस बात से झलकता है। और वो कार्यालय बन करके तैयार हुआ और पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि अब हम कहते हैं कि उसको हम शिमला का कार्यालय बना देंगे और हम प्रदेश का कार्यालय और बड़ा बनाएंगे। बिंदल जी और जयराम जी, आप जल्दी जल्दी करो, हम फिर से उसका शिलान्यास के लिए आएंगे और एक भव्य कार्यालय शिमला में भी बन करके तैयार होगा। ये आपको बताना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने उस समय मैं महामंत्री था, मैं मंत्री नहीं था। तो उन्होंने मेरे से पूछा ये कार्यालय के बारे में क्या सोच रहे हो? मैंने कहा जैसा आपका दिशा निर्देश होगा उस तरीके से हम सोचेंगे। उन्होंने कहा हर प्रदेश का बड़ा कार्यालय बनना चाहिए और हर जिले में कार्यालय होना चाहिए, हर जिले में। और आपको जानकर के खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित किया कि 772 कार्यालय बनेंगे और 579 कार्यालय बनकर तैयार होकर के चलते। और आज इसका भी शिलान्यास हुआ है। मैंने बिंदल जी से कहा है, हमारे जिले 12 नहीं है, हमारे जिले 17 है। आप 17 कार्यालयों के में से हमारे अभी 5 बन चुके हैं। कितने बने? 6 बन चुके हैं। 6 का उद्घाटन हो गया है, बाकी पर काम चला है। आज बिलासपुर भी उसमें जुड़ गया है। जल्द से जल्द आप काम शुरू कीजिए और ताकि हम इस भव्य कार्यालय को लोगों को समर्पित कर सकें। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और आप शुभकामना देना चाहूंगा। आप लोग आगे बढ़े, किसी चीज की चिंता ना करें, लेकिन भव्य कार्यालय बने। और मैं बार बार कार्यालय बोल रहा हूं, ऑफिस नहीं बोल रहा हूं। ऑफिस जब बोलते हैं तो ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय शाम के 5 बजे के बाद ही चहकता है, क्योंकि कार्यकर्ता उसके बाद ही अपने दैनंदिन जीवन से फुर्सत पा करके राजनीतिक काम में जुड़ता है और वो आगे बढ़ाता है। इसलिए कार्यालय के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, ऑफिस बंद हो जाता है, कार्यालय बंद नहीं होता।
और ये बैठने की जगह नहीं है, ये संस्कार केंद्र है। मुझे याद है कि जब मैं फुल टाइमर बनकर के दिल्ली गया था तो मेरे से उस समय लोग पूछते थे एबीवीपी क्या है, एबीवीपी क्या है, एबीवीपी क्या है। तो मैं उनको कहता था मेरे कार्यालय आ जाओ, तुमको समझ में आ जाएगा एबीवीपी क्या है। मैं ऐसे नहीं समझा सकता। और जब वो कार्यालय आते थे तो मैं बोलता था झाड़ू पकड़ो, जरा सा सफाई करो, ये तुम्हारा कार्यालय है, इसके साथ पहले जुड़ो। और लोग जुड़े, उनको उसमें से अपनापन दिखा, किसी ने बुरा नहीं माना। इसलिए कार्यालय सिर्फ कार्यालय नहीं है, वो संस्कार केंद्र है। और मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इच्छा है कि कार्यालय सबसे मॉडर्न होना चाहिए, यानी वो सारी नई व्यवस्थाओं से सुसज्जित होना चाहिए। हमारा वॉर रूम होना चाहिए, हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल होना चाहिए, हमारा कंप्यूटर सेक्शन होना चाहिए, हम वाईफाई से लैस होने चाहिए, हमारे रेफरेंस सेक्शन चाहिए, हमारी बढ़िया लाइब्रेरी चाहिए, हमारा रिसर्च सेंटर चाहिए, ताकि बिलासपुर का व्यक्ति अगर हमारा कार्यालय में आए तो वो एक बटन में बिलासपुर का इतिहास जान सके। यह ताकत हमारी कार्यालय में होना चाहिए। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए और इसलिए ये हमारी आवश्यकता है जिसको हम लोगों ने पूरा किया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग इस कार्यालय के साथ जुड़ने का जो आपने काम किया है, ये राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा काम करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। मैं जब कार्यालय की बात कर रहा हूं तो मैं थोड़ी सी पार्टी के बारे में भी आपको जरूर ध्यान में लाना चाहता हूं। मित्रों, मैं ये जानता हूं कि यहां बैठे सब लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मैं नजरों से पहचानता हूं, आधों से ज्यादा को तो नाम से जानता हूं। मैं जानता हूं कि कितना आप लोगों ने कठिन तपस्या की है, जिन हालातों में आपने पार्टी को खड़ा किया है। और इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो तो आप बहुत भाग्यशाली हो और गौरवशाली हो। मैं देखता हूं, मुझे कांग्रेस के मित्र मिलते हैं, मैं उनसे चर्चा करता हूं क्या हाल है। कई मुझे दोस्त मजाक में बोलते हैं मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कई दोस्त बोलते हैं तुम्हें तो मालूम ही है कि हमारा हाल क्या है। मैंने कहा, मैं कहता हूं सत्ता में तुम बैठे हो, पर तुम यहां हिमाचल में 2-4 साथी मिलते हैं, मैं बोलता हूं सत्ता में बैठे हो लेकिन मुस्कान नहीं है। कहते हैं क्या हालत है, मैं हम ही जानते हैं। मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं क्योंकि जब हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को लेकर के चले थे तो उस समय लोग बोलते थे कहां किस पार्टी के साथ चल रहे हो, ये कभी सत्ता में नहीं आएगी। और हम कहते थे हम सत्ता में आने के लिए नहीं है, हम भारत की तस्वीर बदलने के लिए आए हैं और उसके लिए हम आज करेंगे। सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता हमारा माध्यम हो सकता है। सत्ता हमारी मंजिल नहीं है, सत्ता हमारे रास्ता हो सकता है जिसके माध्यम से हमको जनता की सेवा करनी है और जनता में परिवर्तन लाना है। और इसलिए यहां बैठे सब लोग अपने आप को बहुत गौरवशाली समझिए। मुझे बताइए, जिस बात के लिए गांधी जिए, जिस बात के लिए सरदार पटेल जिए, उसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी जी पाई? जिस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रहे, क्या उनके आदर्शों पर कांग्रेस पार्टी चल पाई? आप बताइए कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, उनकी साख बचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर पाई? यह वैचारिक दृष्टि से किस मानसिक दिवालियेपन पर आकर के खड़ी हो गई, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आज कांग्रेस पार्टी न राष्ट्रीय पार्टी है
और न ही वैचारिक पार्टी है, यह भाई बहन और माता की पार्टी रह गई है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो गलती से आपने हिमाचल में बैठा दिया तो इन्होंने मुख्यमंत्री बैठा दिया। बाकी आप बताइए है क्या? आप बताइए, जब हिमाचल में आपदा आई थी कोई कांग्रेस का नेता आया था क्या? आप बताइए, जो बोलते थे हिमाचल मेरे दिल में बसता हूं, मैं तो हिमाचल वासी हूं, वो छुट्टियां मनाने तो आ गई। लेकिन आपदा के समय जब हिमाचल की जनता करा रही थी तो एक ने भी आपके आंसू पोंछने के लिए नहीं आए। उस समय अगर आए और आने का मौका मुझे मिला तो मैं, अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर एक बार नहीं 3-3 बार आए, और जब जब आए तो आपको हजारों करोड़ की राहत प्रधानमंत्री मोदी जी का वह संदेश और पैगाम देकर के गए। यह अलग बात है कि हमने पैसा दिया मकान बनाने के लिए, तुम तनख्वाह देने पर लग गए। हमने पैसा दिया सड़कों के लिए, तुम अपनी पेंशन बचाने में लग गए। अगर गलत हाथों में सत्ता दोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन मैं आपको इसलिए आपको ये सब याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरीके से, और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, अकेली पार्टी है, अकेली पार्टी जिसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 52-53 में कहा कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू सरकार से इस्तीफा दिया था और भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, और कहा था एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे, 2 संविधान नहीं रहेंगे। यहां बैठे हैं प्रथम पंक्ति के सारे नेता, ये सब उस समय कॉलेजों में पढ़ा करते थे, स्कूलों में पढ़ा करते थे, और हम इनके साथ नारे लगाते थे धारा 370 समाप्त करेंगे और एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। और ये नारा 1952 में लगा था। कई बार कांग्रेस की सरकारें आई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ अपनी मांग को लेकर के अड़ा रहा। और इसलिए हमने कहा कि हम वैचारिक पार्टियां हैं। कितने पतझड़ आए, कितनी गर्मी आई, कितनी बरसात आए, कितने तूफान आए, लेकिन वह समय भी आया जब 2019 में 6 अगस्त को गृह मंत्री ने प्रस्ताव रख करके राज्यसभा में और लोकसभा में धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, इसको साबित कर दिया। आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन लड़ाई कब शुरू की थी? 1952 में। लड़ाई जीती कब? 2019 में, 2019 के 6 अगस्त को। आप बताइए, यह वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम अटल रहे कि नहीं रहे, खड़े रहे कि नहीं रहे? अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने श्रीनगर की जेल में अपना बलिदान दिया था तो उस बलिदान को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों ने मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में उनकी इच्छा शक्ति को और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। मेरी तारीख को आप करेक्ट कर देना, मुझे जहां तक याद पड़ता है शायद 1989 में पालमपुर का अधिवेशन हुआ था। 1989 में पालमपुर में शांता कुमार जी के नेतृत्व में, यहां पर उनके मेजबानी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी हुई थी और वहां हमने प्रस्ताव पारित किया था कि हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। ये हमने प्रस्ताव में लिखा था। क्या लिखा था? कि राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। 1989 से हमने लड़ाई लड़ी और 2024 के नहीं 22 जनवरी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा
भव्य राम मंदिर का वहां पर उनका अभिषेक हुआ और राम मंदिर विराजमान हुआ, यह मूर्ति स्थापना हुई, ये सब हम लोगों ने देखा है। इसलिए वैचारिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं, अभी हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय की बात करते, उन्होंने कहा एकात्म मानववाद, उसी एकात्म मानववाद को अटल जी ने कहा अंत्योदय, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको मंत्र को लेकर के आगे चले। आज आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हमारे अन्य स्कीम जो कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी कार्यक्रम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, सबको ताकत देने वाले कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम। और इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इनको अगर किसी ने ताकत दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं कैडर बेस की, आज ये कैडर कैसा है? जब मैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, हमारे 973 जिले में अभी कमेटी बनी हुई है। देश के उतने जिले नहीं है जितने जिले हमारे पार्टी के जिले, 973, और हमारे 15,432 ब्लॉक्स पर हमारा काम है। क्षमा कीजिएगा, 15,432 ब्लॉक का काम है, और 1,60,000 बूथ पर हमारे पार्टी का काम चल रहा है। यानी किस तरीके से हम लोगों ने, मैं आंकड़ों में गलत कर गया, 1,60,000 शक्ति केंद्रों में हमारा काम चल रहा है, और 6,80,000 बूथ पर हमारी बूथ कमेटी है। और सबसे बड़ी बात जो इसका आपको ध्यान में रखना चाहिए, जब हम जनता की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का 13 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 19 राज्यों में एनडीए की सरकार है, और हमारे 240 लोकसभा में और 98 राज्यसभा में हमारे सदस्य हैं, और हमारे 1,664 एमएलए हैं, और इसके साथ साथ 152 एमएलसी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और लगभग 100 से ज्यादा हमारे मेयर हैं जीते हुए पार्टी के। यह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। आप बताइए, अब हमें गौरवशाली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाग्यशाली है कि नहीं है कि एक वैचारिक पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी, संगठन की दृष्टि से जुड़ी हुई पार्टी, और वह पार्टी वैचारिक दृष्टि से तो कार्य कर ही रही है, लेकिन ताकत के साथ वह जनता का प्रेम, जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद लेकर वह पार्टी आगे बढ़ रही है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। विकास के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पीड, स्केल और स्किल की बात कही है, और हमारा देश उसी तरीके से, अगर मैं 10 सालों की यात्रा बताऊं तो 10 साल में 2014 के समय भारत जहां 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी हम ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। दुनिया के सभी लोगों ने भारत के आर्थिक जगत के बारे में सराहा है। हमारे कांग्रेस के लोग बेरोजगारी 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 की बात करते हैं। मैं बोलता हूं वो सही बोलते हैं, क्योंकि सच में कांग्रेस तो बेरोजगार हो गई है। जरा मेरे को एक इकोनॉमिक समझाओ कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन रही है, अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और अगर हम ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पा रहे हैं, तो यह तभी संभव है जब हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब चर्चा करने वाले को हम क्या कहें, जब हम 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं, 10 लाख करोड़,
तो ये 10 लाख करोड़ में सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? आप बताइए, ये नेशनल हाईवे रिकॉर्ड टाइम में बना कि नहीं बना? ये एक्सप्रेसवे बना कि नहीं बना? आप बताइए, शिमला धर्मशाला का काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? आखिर ये काम अगर हो रहा है तो इसमें रोजगार पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सृजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? 5 साल के अंदर अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कभी सपना देखा था? हिमाचल के लोगों ने, मैं बिलासपुर भी नहीं बोलता हूं, हिमाचल के लोगों ने भी कभी सपना देखा था कि 60-70 लाख की जनसंख्या को एक एम्स मिल जाएगा? आपको 10 साल के अंदर एक एम्स ही नहीं मिला, एक पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर मिला, 3 में 4 मेडिकल कॉलेज मिले सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। घुमारवीं को मदर एंड चाइल्ड सेंटर मिला, सुंदरनगर को मिला, नूरपुर को मिला, मंडी को कैंसर का सेंटर मिला, शिमला को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मिला। ये विकास के काम अगर होते हैं तो क्या इसमें से रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है? ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये जो खंबे यहां गाड़ रही है और आप भी देख रहे हो, ये क्या सृजन नहीं हो रहा है? क्या इसकी अर्थव्यवस्था बिलासपुर नहीं पहुंच रही है? लेकिन अनपढ़ को कौन समझाए, और कांग्रेस के नेता तो अनपढ़ के अनपढ़ ही रह गए। अब मैं किसी को आंखें ठीक कर सकता हूं, स्वास्थ्य मंत्री हूं, पर दृष्टि तो नहीं दे सकता ना, वो तो अंदर से आती है। अगर वही नहीं बुझी हो तो मैं क्या करूं? अब कांग्रेस का यही हाल है। मैं आईसाइट ठीक कर सकता हूं, विजन नहीं दे सकता। और जब मैं विजन की बात करता हूं तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। विकास के मैं कितनी बातें आपको बताऊं। अगर मैं विकास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हम 6 गुना बढ़ गए। आप बताइए, डिफेंस मिनिस्टर बोलता था कि नहीं बोलता था कि हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है? डिफेंस मिनिस्टर बोलता था कि नहीं पिछले यूपीए के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में, कि हमारे असले पुराने हो गए? वो बोलते थे कि नहीं बोलते थे कि हमारे पास हवाई जहाज फाइटर जेट्स नहीं है? आज राफेल का बेड़ा है। आज देश बुलेट प्रूफ जैकेट बना नहीं रहा है, आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। आज 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट आज डिफेंस में हो रहा है। मैं बार बार बोलता हूं, 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल में एप्पल पर भी लिखा है मेड इन इंडिया। 97% आज मोबाइल भारत में मैन्युफैक्चर हो गए, 97%। स्टील में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। एक्सपोर्ट हमारा 40 गुना बढ़ गया। ऑटोमोबाइल में हम तीसरी सबसे बड़ी मार्केट हैं, तीसरी। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि गांव में कई बार बोलते हैं मिंजो क्या मिला जी, मिंजो क्या मिला। मैं आपको समझाना चाहता हूं मिंजो क्या मिला। आज भारत ऑटोमोबाइल में दुनिया का, जापान को पिछाड़कर तीसरे नंबर का मार्केट बन गया, तीसरे नंबर का। अब ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है बताइए? गांव गांव में गाड़ियां पहुंची है कि नहीं पहुंची है? बोलिए, मोटरसाइकिल की गांव गांव में बहुतायत हो गई कि नहीं हो गई? बोलिए, गांव में फ्रिज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? ये कैसे पहुंचा है? ऐसे ही पहुंच गया? ये तब पहुंचा है जब जेब में ताकत आई है। और जेब में ताकत तब आई है जब भारत की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को एक नई छलांग के साथ मोदी जी ने देश में खड़ा किया है। इसको समझना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले यूरोपियन देश के लोग आए हुए थे, यूरोपियन यूनियन के लोग आए हुए थे। किस लिए आए थे? पेट्रोलियम में हमारे साथ समझौता करो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे साथ समझौता करो, एविएशन में हमारे साथ समझौता करो। आज भारत, मुझे नंबर याद नहीं है, श्रीकांत जी आप करेक्ट कर दीजिएगा, मैं आंकड़ों को याद रखना मुझे मुश्किल होता है, लेकिन भारत आज एरोप्लेन खरीदने में सबसे नंबर 1 है कि नहीं है? उसकी संख्या शायद 900 से प्लस है। जो एयर बसेस इतनी बड़ी संख्या में भारत ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आज बदलता भारत कैसा है। मैं
आज मैं 11 बजे 12:30 बजे नहीं, हाँ 1:30 बजे, क्षमा कीजिए, 1:30 बजे मैं चंडीगढ़ उतरता हूं और 3 बजे मैं बिलासपुर में आपके पास होता हूं। ये कभी आपने कल्पना की थी? 11 बजे घर से चलता हूं और 3 बजे यहां होता हूं, कभी कल्पना की थी? अब मैं अगर कहूं मिंजो क्या मिला, तो मैं यही बोलूंगा कि मेरे दिमाग में जो क्या हो गया, और क्या बोलूंगा? मेरा भेजा खराब हो गया क्या? क्या चाहिए? और मैं यहां की भी बात करूं, देखिए मैं बार बार बोलता हूं, जब जब बीजेपी आई है तब तब लोगों के जीवन स्तर में विकास हुआ है, तब और मैं दम के साथ बोलता हूं, आपने मुझे 1994 में विधायक बनाया था, मैं आपके घर घर गया था, आपके घरों में जाने के लिए मैंने हर गांव को पैदल नापा था, और जब मैं 98 में आपके पास मिलने गया तो 95% से ज्यादा गांव में मैंने पक्की सड़क पहुंचा दी थी। यह कैसे हुआ था? यह इसलिए हुआ था कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की थी। और मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मुझे याद है विधानसभा में रंगीला राम राव जी और कौर सिंह जी, बहुत से लोगों को ये नाम भी भूल गए होंगे, ये दोनों मेरे को मिलने आए। ये तो बजट का हाल ही खराब हुई गया, हाल ही खराब हुई गया। मैंने कहा बजट का हाल नहीं खराब हुआ, ਤੁਹਾਡਾ हाल खराब हुई गया। क्यों? क्योंकि वो पैसे देते थे टिट्स एंड बिट्स में, मतलब छोटी छोटी अमाउंट्स में। मैं विधायक था 94, 95, 96, बार बार बताता हूं, ये छोटी घटना नहीं है। हमें 40 लाख रुपए मिलते थे साल भर के लिए पीडब्ल्यूडी की सड़कों में, 40 लाख। और मेरे से एक्सीएन आके पूछता था, बताओ किस सड़क में डालूं? मैंने कहा सड़कें कितनी हैं? बोले 50। मैंने कहा तो लाख भी नहीं पाया, करना क्या? बोलता नहीं, आप 2 सड़कों में बताओ, उसमें मैं लगा दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की, और उस सड़क के आने के बाद एक एक सड़क पर 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ये मिलना शुरू हुआ। और 98 से 2003 में 95% हमारे इस इलाके के गांवों पक्की सड़कों से जुड़ गई। मैं याद नहीं दिलाना चाहता हूं, लेकिन बताना जरूरी है कि देखो, ध्यान रखो कि इन कुर्सियों पर जिनको बैठाते हो वो किस लिए आए हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। ये वोट देना इसको नहीं, मेरा ताऊ खड़ा हो गया, मेरा चाचा खड़ा हो गया, मेरे घर आते खड़े हो गए, मेरे गांव आते खड़े हो गए, नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। जब इलेक्शन आता है तो पूरी बुद्धि लगा करके तय करो कि तुम्हारा भाग्य भविष्य किसके हाथ में है, सुरक्षित है। और इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं, यहां रूपलाल जी बैठे हैं हमारे, 20 बार से 25 बार हमारे भाई साहब बैठे हैं सीढ़ा से, 25, हाँ चमारू राम जी बैठे हैं, इनसे पूछो 25 बार। हमारे प्रकाश जी बैठे हैं 25 बार, 30 बार, 40 बार पूछते थे मेरे से, ब्रह्म बुखरते आओ ना या सीधा हो ना। क्या बोलते थे गांव, अपना बीच का गांव दमना बच्चौर, यहां से आऊं। मैंने ये भी दिन देखे। और आज इसी बंगला को चीरते हुए आपने यहां पर अब पक्की सड़क देखी है और आपने उस विकास को देखा है। ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमने दिलाया, हमारी सरकार चली गई, एक पत्थर नहीं लगा। बाली साहब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ले गए साहब नगरोटा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। हमारी सरकार आई, केंद्र में मैं मंत्री बना, फिर से समझौता कराया। समझौता कराने के बाद यह हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का शिमला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से
शिलान्यास कराया और 3 साल में ये हाइब्रिड इंजीनियरिंग कॉलेज आपको दिया। ये एसीसी की फैक्ट्री थी। आप बताइए इसका शिलान्यास शांता कुमार ने किया था कि नहीं किया था? जिस विकास को आप देखोगे उसका पत्थर भारतीय जनता पार्टी और कमल ने किया है। जिस विकास को देखोगे और जिस विनाश की कहानी देखना चाहोगे उसके पीछे आपको कांग्रेस पार्टी मिल जाएगी। इसलिए विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी और विनाश की ओर जाने का रास्ता कांग्रेस पार्टी। आप लोग चुनाव में आया था, आपसे मैंने कहा गलती ध्यान कर दे, गलती ध्यान कर दे, गलती ध्यान कर दे। कई लगे रहे ना। अब मेरे को बोलते कुछ करो, कुछ करो। मैं बोलता टाइम मारा करना था भाई। अब आज सारी सरकार ही राम भरोसे हो गई, भगवान भरोसे हो गई। और किससे अभी मेरे को ये मुर्गा का पता चला, क्या हालत हो गई। समोसे की इंक्वायरी होती है, मुर्गे की इंक्वायरी होती है। क्या प्रदेश बना दिया। लेकिन मैं आपके सामने ये इसलिए बताना चाहता हूं कि आज चाहे विकास की बात करो, गांव की बात करो, हर दृष्टि से अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, चावल, दाल, हमारे हिमाचल प्रदेश में 28 लाख परिवारों को मिल रहा है। अब ये छोटी घटना है क्या? भारत की गरीबी के में 25% लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम आ गई। ये इसका फर्क है। आप बताइए, आपका ये हमारे जयराम जी ने हिम केयर शुरू किया था। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, मेरे को कहना पड़ा पीजीआई को कि भाई ये मेरा प्रदेश है, थोड़ा टाइम दे दो, इनको चिट्ठी लिखो, इनके बिल नहीं आ रहे, 14.5 करोड़ रुपए का भुगतान करना अब पीजीआई को के ऊपर आ गया है। मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं कि जानते हुए भी अगर आप इलाज करते रहोगे तो सीएजी का पहरा किस पर बनेगा। तो मैंने कहा इनको चिट्ठी लिखो भाई, ये हिमाचल प्रदेश मेरा है, बंद मत करो। लेकिन मैं हिमाचल की वर्तमान सरकार को चेता रहा हूं कि आपसे हिम केयर नहीं चल रहा, आयुष्मान भारत के आप बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, और इधर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का, 70 साल से ऊपर का हर व्यक्ति उसको, और वो किसी भी आमदनी का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी आमदनी का हो, उसको 70 साल के बाद तो जिंदगी, जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा तब तक उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल मिलता रहेगा। और मैं सभी बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि आप अपना हेल्थ कार्ड बनवाइए, आप आयुष्मान का कार्ड बनवाइए और 70 साल से ऊपर का 5 लाख रुपए का इलाज का मुफ्त व्यवस्था कीजिए। लेकिन आयुष्मान भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया है। अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि अभी 355 करोड़ रुपए देना बाकी है, 355 करोड़ हिमाचल की सरकार को। हमारे आउटस्टैंडिंग जो बिल है वो 355 करोड़ का है, और ये हमारी बहनों को देंगे 1500 रुपये हर महीने। मिल गया? हाँ, गोबर उसका क्या करेंगे? हाँ, गोबर भी खरीदेंगे। हाँ, तो ये सारी चीजें आपने देखने को मिली। इसलिए मित्रों, अगर मैं विकास और बाकी सारी चीजों के बारे में बातचीत करूं तो बात लंबी चली जाएगी, लेकिन मेरा एक ही आप सबसे निवेदन है कि मोदी जी, आपने दिल्ली की बात की। अब देखिए दिल्ली का हाल क्या बना दिया था। आप बताइए, दिल्ली की जीत, मैं तो पार्टी की तरफ से बहुत धन्यवादी हूं। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं का,
जिन्होंने दिन रात एक करके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के झंडे को गाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सब लोग गए, आपने अपने रिश्तेदारों को समझाया, आपने अपने जो ड्यूटी जिसकी जहां जहां लगी थी आपने काम किया। मैं प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से और जयराम जी के माध्यम से हिमाचल के यूनिट को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने दिल्ली में फतह कराई। और दिल्ली को इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम बिहार जीत गए, हम पुडुचेरी जीत गए, हम असम जीत गए, हम गोवा जीत गए, हम प्रदेशों पे प्रदेश जीतते चले गए। मैंने बताया आपको कि हमने 13 प्रदेशों में विशुद्ध बीजेपी की सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई। जश्न मनता था दिल्ली में, दिल्ली के कार्यकर्ता आते थे बेचारे, लेकिन वो अपनी जीत की खुशी नहीं मनाते थे। इस बार आपने उनको भी मौका दिया कि उनकी जीत में वो खुशी में शामिल हो सके, यह परिस्थिति है। और दिल्ली की जीत सही मायने में प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की जीत है, उनके कार्यक्रमों की जीत है। और जो उन्होंने कहा कि दिल्ली का मैं खुद ख्याल रखूंगा, इसको दिल्ली की जनता ने विश्वास के रूप में इसको अपनी पूंजी मानी और उन्होंने पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा फैसला दिया। और जो लोग बोलते थे कि नया जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो सरकार आने से रही, वो एमएलए बनने से भी रह गए। मित्रों, जनता ने बता दिया और इसलिए इस दिल्ली की जीत के लिए आप सब लोगों में जो उत्साह है, और मैं सच में कहूंगा कि दिल्ली की जीत सच में एक विशेष मायने रखती है, क्योंकि वहां ऐसा नेता बन गया था जो 15-26 जनवरी की परेड का विरोध करने के लिए धरना देता था। आप बताइए, इस तरीके के नेता राष्ट्र विरोधी ताकतों को मजबूती दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया और आप सब लोगों ने उसमें अपना पूरा मदद दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण, उनके कार्यक्रमों के कारण और दिल्ली को बदलने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, उसको पूरा करने का काम किया है। महिला शक्ति की दृष्टि से मैं महिलाओं को बोलना चाहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी है, मुझे बहुत खुशी होती है। आज हमारे 3 डिप्टी सीएम महिला हैं, आज हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर महिला है, देश की फाइनेंस पहली विदेश मंत्री हमारी महिला रही है। ये महिलाओं को, और अगले लोकसभा में 33% महिलाओं का पहुंचना भी निश्चित है, यह भी मोदी जी ने साबित किया। इसने नारी शक्ति का सम्मान और उनको स्थान ये देने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। राष्ट्रपति, क्षमा कीजिएगा, राष्ट्रपति जी, हमारी आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल इलाके से आती हैं, पढ़ी लिखी महिला, और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा रूप यह है कि प्रथम नागरिक आज महिला है और महिला शक्ति पे समर्पित है। ये मोदी जी के नेतृत्व के बाद कारण मिला है। इसलिए मित्रों, आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ, आप सब लोगों ने बड़े शॉर्ट नोटिस पर, मैंने परसों बताया था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इसके बीच में मैं मिलता रहूँगा, लेकिन मैं बिंदल जी से निवेदन करूँगा कि बहुत जल्द अब हमारी मुलाकात नए कार्यालय में हो, इस कार्य के इसके दृष्टि से काम में जुटे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।